हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम लगभग जो आपकी 3 यूनिट बची है उसको कवर करेंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर के साथ साथ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में मैंने इसमें करा रखा है। तो पहला क्वेश्चन आपका कि दलितों की निर्योग्यताओं का वर्णन कीजिए तथा मध्यम वर्ग के बारे में समझाइए। दलित शब्द के उद्भव को भी समझाइए। तो दलित शब्द का अर्थ है उत्पीड़न, टूटा हुआ या कुछ लब। इस हद तक की मूल पहचान खो जाए। हालांकि इस नाम को उन लोगों ने अपना लिया है जिन्हें हरिजन या छूत के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या है, धार्मिक निरुग्यताएं पहला होता है, दूसरा है सामाजिक निरुग्यताएं और आर्थिक निरुग्यताएं। मतलब इसका होता है कि धार्मिक निरुग्यता उनको धार्मिक तौर पे वो सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं कि वो मतलब जो भी कार्य वो कर रहे हैं उनमें उनको बाधा दी जाती है, जैसे मंदिर में ना जाना, भगवान को ना स्पर्श करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर समाज के तौर पे भी उनको कभी कभी बहिष्कार किया जाता है। सामाजिक जो उपलब्धता होती है वो उनको पूरी तरफ से नहीं मिल पाती। फिर आर्थिक, अगर वो समाज में या अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो आर्थिक स्थिति भी उनकी क्या होगी, उनकी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आगे कि औद्योगिक शहरी सामाजिक वर्ग में ऊंच तूफान पर विद्यमान मानव संसाधन से मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। एक मजबूत मध्यम वर्ग सूचित होने के कारण मानव पूंजी के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह मांग एक स्थायी आधार पर निर्मित करता है और उद्योगों के विकास में सहायता करता है। जो दलित शब्द का हम उद्भव देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैंने बता दिया मध्यम वर्ग के बारे में कैसे उसका उदय हुआ। तो दलित शब्द का उद्भव क्या है कि दलित शब्द प्राचीन मराठी शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मराठी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग वंचितों की भयावह स्थिति का वर्णन करने के लिए किया था। दलित सामाजिक समानता का वह रूप था जिसके आधार पर माना जाता था कि मनुष्य ही मनुष्य के समीप आने और देखने तथा स्पर्श करने के मात्र से अपवित्र हो जाता था। यानी कि दलित का उसमें ऐसा पहले जाति भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव उसमें था कि वो क्या करते थे, जो मानव ही मानव को स्पर्श करने से कतराता था और उसे ऐसा लगता था कि अगर ये मुझे स्पर्श कर देगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कि सामाजिक वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा अन्य जातियों में कहीं निम्न है। इसका प्रमुख कारण भारतीय समाज में प्रचलित जातीयता की जो भावना है रही है, इसके कारण अनेक जातियों पर इनके निर्योग्यताओं लागू हुई थी तथा इन्हें जीवन की अधिकांश सुविधाओं से वंचित रखा गया था, क्योंकि वो उनकी जाति के नहीं, वो निम्न जाति के होते हैं। तो क्या होता है, उनको अधिकांश जो चीज़ें होती हैं जो उनको मिलनी चाहिए उनसे वो वंचित रहते हैं, यानी कि उन चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसकी एक परिभाषा हम देखेंगे के.एन. शर्मा के अनुसार कि अस्पृश्य जातियां भी हैं जिनके स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे अपवित्र होने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। अस्पृश्य जाति उन्हें कहा जाता है जो बेहद ही निम्न जाति के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जिन्हें शायद लोग छूने से भी कतराते हैं। और अगर उन्हें ऐसा बोला जाता था कि पहले अगर उनसे किसी का संपर्क हो भी जाता था तो क्या करते थे, ऐसा ऐसा उनको करना पड़ता ताकि वो जो इंसान उनसे जो इंसान को उन्होंने छुआ है या उससे गलती से संपर्क में आ गया तो उसको मतलब कैसे धुला जाए, उस चीज़ को कैसे धुला जाए, या मतलब कि वो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम इसको छू लेंगे तो हम अपवित्र हो गए। तो उसको पवित्र में, यानी कि अपने आप को पवित्र करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते थे। देखिए अस्पृश्य क्या है कि अस्पृश्य जातियों से अभिप्राय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक निरुग्यताओं से ग्रसित उसे कहा जाता है। इन निरुग्यताओं के कारण इन जातियों को अन्य जातियों से अलग किया जाता है। सार्वजनिक, जिसमें क्या क्या होता है देखिए पॉइंट मैं बता देती हूँ कि सार्वजनिक पूजा के स्थान पे प्रवेश उनको नहीं मिलता है। जो कुआं और जो तालाब होते हैं जिसमें सब लोग पीते हैं पानी, पहला ऐसा होता था। हालांकि कभी अभी भी कुछ गाँव में ऐसा है। अगर आप बिल्कुल ही गांव की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कुओं, तालाब या नलका पे अगर कोई निम्न जाति का अगर कोई पानी उस पे पी ले तो लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत धुल के साफ करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अपवित्र हो गया है और अब ये पीने लायक नहीं रहा। साथ ही धार्मिक क्रियाओं का संपादन नहीं करना, यानी कि मंदिर में उनके साथ इतना भेदभाव होता है कि मंदिर में भी उनका आना, भगवान को छूना लोगों को पसंद नहीं आता था या नहीं आता है। अभी भी है कुछ समाज में ये चीज़ें। हालांकि समाज वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई सारी चीज़ें बदल भी गई हैं, लेकिन जो गांव की स्थिति है अभी भी उसमें 50% ही बदलाव है, बाकी 50% लोग वैसे ही हैं।
सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल, जलपान, मनोरंजन स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाना। ठीक है। उपयुक्त निर्योग्यताओं के कारण अपरिचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति अत्यंत दयनीय रही है। इसलिए इनको क्या किया गया, समाप्त करने के कुछ अथक प्रयास किए गए हैं। तो प्रयास किए गए थे, लेकिन इसकी समस्या क्या है? समस्या की भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं रही उस टाइम पे। आर्थिक उन्नति की समस्या रही थी, शिक्षा के विकास की समस्या। आर्थिक उन्नति के मतलब इनको उतना सोर्स नहीं मिल पाता था, उनको प्रॉपर सरकारी जैसे काम बोलते हैं अच्छे काम नहीं मिल पाते थे। और दूसरा ये शिक्षा के विकास की समस्या। वहाँ पे शिक्षा क्या होता है कि अगर कोई बड़े घर का बच्चा पढ़ रहा है, बड़ी जाति का बच्चा पढ़ रहा है, तो वो छोटी जाति का वो जाते थे, उनको क्या मिलता था, अगर बड़ी जाति के बच्चे को सीट मिल रही, उनको पूरा व्यवस्था मिल रहा है पढ़ने का, लेकिन छोटी जाति को नहीं मिलता था, उनको प्रॉपर सीट भी नहीं मिलती थी, क्लास से बाहर कर देना है ना। तो उनको प्रॉपर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी। राजनीतिक उत्पीड़न की समस्या, राजनीतिक में भी यही होता है कि अलग अलग कास्ट के आधार पे क्या किया जाता है, आजकल भी वोट दिया जाता है और उससे भी उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। शोषण एवं अत्याचार की समस्या। और सीधी सी बात है कि जो पहले क्या होता था, उच्च जाति के लोग जो नीची जाति के लोग होते थे उन पे शोषण करते थे, उनसे काम करवाना, और काम करवाने के बावजूद उनको भरपूर भोजन या उस हिसाब से उनको पैसा ना मिलना, तो ये क्या है, शोषण एवं अत्याचार की समस्या हो जाती है। ठीक है। अब इसके समाधान हेतु कौन कौन से कार्य किए गए थे? संवैधानिक सुरक्षा उनको दी गई थी। ठीक है। साथ ही अप्रियता अपराध अधिनियम 1955 ये लागू किया गया था 1955 की, उनको मतलब उस प्रकार से क्या किया जाएगा, जिस प्रकार से उनको ट्रीट किया जा रहा है वैसे उनको ट्रीट नहीं करना है। फिर राजनीतिक प्रयास, राजनीतिक के तौर पे भी काफ़ी प्रयास किया गया कि मतलब जो लोग हैं वो कुछ लोग आगे आएँ, उनकी मदद के लिए, उनकी शिक्षा में प्रसार, आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दिया। फिर आर्थिक अधिकार भी उनको मिले, साथ ही सरकारी नौकरियों में स्थान मिला, शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी उनको प्राप्त हुई। ठीक है। फिर आपका है दलित कहाँ से समस्या तथा सुझाव। दलित शब्द का क्या आशय है, ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है, या जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है कि दलित शब्द का क्या आशय तथा सुझाव बताइए, इसका समस्या और सुझाव के बारे में बात कीजिए। दलित शब्द का अर्थ उस व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी से है जिसे समाज में अत्यंत निम्न स्थान है, जो उत्पीड़न का शिकार है तथा जिसका जीवन अभाव, दुख एवं अपमान का जीवन है, जिसको बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, साथ ही उनका अपमान भी होता है। ठीक है। और ये अन्य निम्न स्थिति के कारण समाज का कुचला हुआ वर्ग, जिसे आज दलित कहे जाते हैं, न केवल स्वर्ण द्विज जातियों की, मुसलमान तथा अंग्रेजों शासकों की राजनीति एवं धार्मिक शोषण की चक्की में ये जातियाँ पिसती रही हैं। भारत में तो अक्सर ये जातियों का पूरा बंटवारा हो चुका है कि इस जाति का, इस जाति का है। हालांकि इस पे काफ़ी काम किया गया है इसको रोकने के लिए। ठीक है। आगे आपका कि दलितों की प्रमुख समस्याएं। तो अस्पृश्यता की समस्या, दलितों की सबसे प्रमुख समस्या यही रही कि इसी को उसकी अन्य समस्याओं का मूल कारण माना जाता है, क्योंकि वो क्या है, छोटी कास्ट के हैं। उन पर जो सार्वजनिक प्रतिबंध लगे हुए थे, उनके परिणाम स्वरूप कि वे आज तक न केवल शैक्षिक एवं रोजगार की दृष्टि से पिछड़े हैं, हालांकि वो क्या है, गरीबी रेखा से भी नीचे हैं और दरिद्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए बेबस है। हालांकि अभी बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उनको कम से कम खाना तो प्राप्त हो सके, इतना भी कार्य किया जा रहा है। फिर दूसरा आपका कि आर्थिक पिछड़ापन। सदियों से आर्थिक दृष्टि से निम्नलिखित कार्यों में लगे होने के कारण दलितों की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन की गति अत्यंत धीमी है, यानी कि अभी भी धीरे धीरे ही प्रयास किया जा रहा है। तीसरा आपका शैक्षिक पिछड़ापन, यानी शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उनमें भी क्या है, आरक्षण एवं जो छात्रवृत्ति है जैसी अनेक जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान की गई है। राजनीतिक उत्पीड़न, देखिए मैंने बताया आपको कि यद्यपि राजनीतिक प्रभाव द्वारा दलितों को समान मताधिकार प्राप्त है, यानी कि सभी मताधिकार से वोट तो सभी देते हैं, तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में सम्मिलित होने के नाते लोकसभा, राज्य विधानसभा व स्थानीय निकायों में उनके लिए सुरक्षित स्थान रखे गए हैं। पांचवा आपका शोषण एवं अत्याचार की समस्या, ये मैंने पहले पढ़ा ही दिया था आपको। फिर आपका है कि दलितों के उत्थान के लिए सुझाव क्या किए गए। यद्यपि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, रेड क्रॉस आदि ने दलितों के लिए भरसक प्रयास किए। इसमें क्या है कि इनकी आर्थिक दशा में सुधार हेतु प्रभावशाली नीतियाँ बनाई जानी चाहिए ताकि इनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। फिर आपका है चलचित्र, नाटक को गीतों, शिक्षा आदि द्वारा उनकी समस्याओं के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए। देखिए जब की बात हो रही है, जब उस टाइम पे जाति कास्ट सिस्टम ज़्यादा चलता था, तो उस टाइम में कौन कौन से कार्य किए गए थे उनकी भलाई के लिए और उनकी समस्याएं क्या क्या थी वो बात की गई। अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। इनको सारी चीज़ें आपको इसमें बताया जा रहा है। फिर इन लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
आगे आपका कि दलित बाहुली ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा द्वारा इनमें जन चेतना विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वे सरकारी नीतियों का लाभ उठा सके। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका कि भारत में जातीय विविधता तथा जातिवाद किसे कहते हैं, इसके कर्म तथा परिणाम को समझाइए। तो भारत समाज में सामाजिक संस्करण का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था है। जाति की समाज सदस्यता जन्म से ही प्राप्त होती है तथा व्यक्ति किसी भी कार्य द्वारा इस सदस्यता को बदल नहीं सकता है। संपूर्ण भारतीय समाज हजारों जातियां एवं उपजातियां में विभाजित है। इनमें सुस्पष्ट सामाजिक स्थानांतरण पाया जाता है। अब देखिए, भारत में जातिवाद का उद्भव कब हुआ था कि परंपरागत रूप से भारतीय समाज में हजारों जातियां एवं उपजातियों के बावजूद जातिवाद का अभाव पाया जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां विकसित हुई जिनके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के सदस्यों की सहायता करने में अन्य जातियों के सदस्यों के हितों की अनदेखी करने लगा। यानी कि उस टाइम पे ऐसे भेदभाव हुए, ऐसी चीज़ें हुई कि लोग जो उनकी कास्ट के थे वो अपनी कास्ट को ज़्यादा आगे बढ़ाने में उनकी मदद करने लगे, जिससे क्या हुआ, जातिवाद का इसमें विकास को क्या हुआ, बढ़ावा मिला, प्रोत्साहन दिया गया उस टाइम पे और उस टाइम पे बढ़ावा भी मिला। फिर हम देखेंगे इसमें क्या है कि विवाह संबंधित निषेध। जाति विवाह में क्या होता है, विवाह संबंधी निषेध होता है, जो कि आसपास की जो जो जाति होती है, उच्च जाति है तो उच्च जाति में विवाह होगा, निम्न जाति है तो निम्न जाति में विवाह करेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो आसपास के लोग हैं, अगर वो अपनी जाति से हटकर किसी नीचे, कोई उच्च जाति का व्यक्ति है और वो किसी निचले जाति की व्यक्ति से अगर किसी ब्याह कर लेता है तो आसपास के लोग क्या करते थे, उनका हुक्का पानी बंद कर देते, साथ में उनकी बेइज्जती करते। तो इससे डर से भी लोग क्या करते हैं, अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। दूसरा आपका एक पान एवं सहवास आदि प्रतिबंध। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर दूसरी जाति के सदस्यों के साथ रहने तथा खाने पीने पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाती है। दुख सुख के समय अधिकतर अपनी ही जाति के व्यक्ति हाथ बटाते हैं, इसलिए व्यक्ति में अपनी जाति के प्रति अंधविश्वास सा पैदा होने लगता है, जो बाद में जातिवाद का रूप ले लेता है। जातिवाद के तौर पे ही आजकल देखिए वोट दिए जा रहे हैं, कौन सी जाति किसको वोट देगी, आजकल जातिवाद का भी सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस टाइम पे। तीसरा आपका है सामान्य रीति रिवाज, पूर्वज एवं व्यवसाय। जाति का प्रत्येक सदस्य अपनी जाति के दूसरे सदस्य को इसलिए जुड़ा है क्योंकि उनके रीति रिवाज और जो धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक विचार होते हैं, एक जैसे होते हैं। कई बार भी अपने आप को एक पूर्वज की संतान भी मानते हैं, क्योंकि वो बहुत जो एक जाति के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो एक ही पूर्वज के सारे संतान हैं, और इससे भी उनके आपस में मधुरता और ज़्यादा बढ़ती है। फिर आपका भारत में जातिवाद के परिणाम क्या हुए। पहला आपका है कि जातिवाद में भारतीय समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया। यह गैर प्रजातांत्रिक है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में इसका कोई स्थान नहीं है। जातिवाद राष्ट्रीय विकास में भी एक बड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों का व्यवसाय अपना लेता है, जिससे कि व्यवसायिक गतिशीलता नहीं हो पाती है। अब इसमें क्या है आपका, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हो, क्योंकि जाति के प्रति निष्ठा एवं वचनबद्धता राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बड़ा है, क्योंकि व्यक्ति राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपनी जाति के हितों को सर्वोपरि मानता है। दूसरा है प्रजातंत्र के लिए घातक होता है, क्योंकि चुनाव में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार। अब जातिवाद के कारण व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों को सहायता करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि अपनी ही जाति का लोग है, अब उसको क्या करना है, उसने अब वो पहचान गए या रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों की तो बात नहीं हो रही, जाति की बात हो रही है, उनको पता चले कि मेरी जाति के लोग हैं, तो क्या करते हैं, वो सही हो या गलत हो, उसको हर संभव प्रयास करते हैं कि वो आगे बढ़ पाए। तो इससे क्या होता है, इससे भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। चौथा क्वेश्चन आपका कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। जनसंख्या विस्फोटक से आप क्या समझते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम जो जनसंख्या गणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यालय में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपका कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महाविभाजक किसे कहते हैं। तो महाविभाजक कब हुआ था, तो उसको आप लिखेंगे भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि पर न्यूनतम रही थी और इसे ही महाविभाजक कहा गया था। फिर आपका है कि देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। देश की जनगणना कौन कराता है, किसका दायित्व होता है, तो ये भारत के सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है। फिर आपका है जनसंख्या विस्फोट से आशय जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ता है। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं और ये कैसे बढ़ता है, ये हमें इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट से आशय जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना है। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण गरीबी और बेकारी में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में इस रूप से समझा जा सकता है कि जब किसी देश की जनसंख्या
कि मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। तो इन सबके संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तीव्रता वृद्धि होती है। अब इसमें प्रभाव क्या होंगे इसके, कि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आएगी, कि अगर लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें जॉब कम मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर एक काम है और 4 लोग करने वाले हैं तो उसको क्या होगा, जो सबसे कम सैलरी मिलेगा उसको मिलेगी जॉब। फिर भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, जिससे आवास से क्षेत्र के विस्तार के कारण कृषि योग्य भूमि कम हो जाती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को घर भी चाहिए रहने के लिए, घर चाहिए, तो घर अगर बढ़ेगा तो कृषि जिस खेत में हम खेती करते हैं उसमें हमें घर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि खेती के लिए भी ज़मीन कम पड़ेंगे। फिर आपका है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। अब बहुत सारे हमारे देश में कार, एसी वगैरह सारी चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। किसी भी देश में जनसंख्या के लिंग अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत में लिंगानुपात में कुछ राज्य में बहुत विभिन्न दर दिखाई देती है, जैसे कि लिंगानुपात का प्रभाव जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह दर पर विशेष रूप से पड़ता है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1000 स्त्रियों पर 1064 पुरुष हैं। लगातार बढ़ते लिंग संतुलन का कारण कन्या बाल हत्या, कन्याओं की अपेक्षा, बाल विवाह, बच्चों की जन्म के समय मृत्यु, कन्याओं के साथ खराब व्यवहार की स्थिति है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 17.72% की 10% की वृद्धि के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण बताइए। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली, मतलब कि संयुक्त परिवार रहता है एक साथ, मतलब अब जो माँ बाप होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने बच्चे, वो क्या कहते हैं कि हम, मुझे पोता देखना है, या मुझे अगली पीढ़ी को देखना है, या मुझे अपने बेटे की शादी देखनी है, तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी शादी करा के उसको जनसंख्या बढ़ाने की ही प्रयत्न करते हैं। तो ये क्या है, एक संयुक्त परिवार प्रणाली की भी ये क्या होता है, एक संयुक्त परिवार प्रणाली, इससे क्या होती है, इससे भी जनसंख्या वृद्धि में दर बढ़ता है। फिर आपका है कि अशिक्षा, शिक्षा के अभाव में कारण लोग जनसंख्या को वृद्धि के परिणामों को नहीं समझते हैं, अब उनको शिक्षा नहीं पता। अब आजकल लोग क्या कहते हैं कि सब भगवान की देन है या इनकी देन है, तो ऐसा नहीं होता, वो अशिक्षित हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, आबादी उनको बढ़ाने की में लगे हुए हैं। फिर तीसरा आपका कि गर्म जलवायु, तो गर्म जलवायु के कारण यहाँ लड़कियों में शीघ्र ही परिपक्वता आती है और वह कम उम्र में ही संतान पैदा करने के योग्य हो जाते हैं। फिर आपका है बाल विवाह, बाल विवाह प्रथा के कारण छोटे बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है। अतः ये पहले का था, क्योंकि बाल विवाह है अभी भी बहुत क्षेत्रों में होता है, लेकिन अब क्या है 75% तक कम हो गया है। ठीक है, ये पहले की बातें हैं, क्योंकि बाल विवाह बहुत पहले था, तो ये क्या है, इस टाइम पे जल्दी शादी करा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 75% मैं कहूँगी कि बहुत, मतलब अब सही इस पे कराई जाने लगी है। फिर आपका पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, यानी कि अगर जिस घर में जिस किसी को पुत्र चाहिए और सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, तो 4-5 लड़कियों के बाद भी अगर एक पुत्र का, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देते हैं। फिर आपका है 6 निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर के कारण लोग यह सोचते हैं कि अधिक संतान होगी तो उत्पादन कार्य में लगकर आर्थिक धन अर्जित करेंगे। अब ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं, 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो चारों पाँचों मिलकर काम करेंगे तो हम क्या होगा, पैसा आएगा। तो ये भी एक क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। फिर आपका है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि उनको बताना, शिक्षा देना। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो अगर उनको समझ में आएगा कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या लाभ और नुकसान हो सकते हैं। फिर आपका विवाह की आयु में वृद्धि, विवाह जो होता था पहले बहुत कम एज में हो जाता था, लेकिन अब क्या है, जो बच्चे हैं वो पहले पढ़ रहे हैं, पहले अपने को नौकरी पेशा कर रहे हैं, फिर बाद में जाके वो शादी कर रहे हैं, तो ये पहले की बातें हो गई। फिर है संयम और फिर मनोरंजन। संयम का मतलब होता है कि एक वो होना चाहिए किसी भी काम को लेकर कि एकदम, जैसे कि अगर किसी को ये, अगर उसके घर में 2 बच्चे हो गए तो ठीक है, आप संयम बरते, अगर नहीं हुए तो एक लड़का एक लड़की, 2 लड़की या 2 लड़का, तो क्या करते हैं, अगर लड़की हो जाती है तो लड़के का वेट करते हैं और लड़का हो जाता है तो लड़की का वेट करते हैं, तो संयम बरतना होता है। फिर आपका मनोरंजन, मनोरंजन का एक साधन भी होना चाहिए ताकि लोग बाहर निकल कर मनोरंजित हो सके। फिर आपका है औद्योगिकरण और फिर परिवार नियोजन। औद्योगिकरण यानी कि
औद्योगिकरण का मतलब है कि आपका अपने उस उद्योग पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही हम ये सोचें कि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो उद्योग ज़्यादा होगा या पैसा ज़्यादा आएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? फिर आपका है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कितने परिवार मतलब कितने फैमिली मेंबर होना चाहिए। एक उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सारी मजबूत होनी चाहिए। तो ये आपका परिवार नियोजन हो गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस सोशियोलॉजी में आपने यानी लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप सो कि आपको मदद मिले।